हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। सबसे पहला देखें कि अकाउंटिंग को क्या बोला गया था। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वाई लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? तो बिजनेस के बारे में सभी जानकारी हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है, इसीलिए इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। अच्छा, हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ ग्रामर का रूल्स होता है। कोई भी लैंग्वेज हम लोग बात कर लें, हिंदी इंग्लिश किसी का भी अगर हम बात करें, तो सबका एक पर्टिकुलर रूल होता है ग्रामर का, जिसके अकॉर्डिंगली वो भाषा और भी आसानी से समझ में आती है। तो अब इसी तरह से, यानी कि जिस तरह से हर एक लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है, उसी तरह से अकाउंटिंग का भी यहाँ पे क्या है कि रूल्स है सर्टेन, है ना, जिसे मतलब हमें क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझने में आसानी होती है। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे प्रिंसिपल्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल्स कहा जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हो गए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द नॉर्म्स और रूल्स। ये क्या होते हैं? नॉर्म्स या फिर रूल्स होते हैं। ठीक है, किस चीज़ का? तो विच आर टू बी फॉलोड इन ट्रीटिंग वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो जो भी हमारे पास हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिस पे बेस्ड होता है, जिससे हमें जैसे एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गए, एक्सपेंस हो गए, इनकम हो गए, तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है। जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जर्नल एंट्री का रूल्स था। एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल्स था। एक मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली मॉडर्न रूल्स था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या क्या होगा, और नेचर के अकॉर्डिंगली कि किस तरह से ट्रीटमेंट होगा उसका, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग किस तरह से करने हैं, ये हमें पता चलता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी यही रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें और भी जो आइटम्स होते हैं, जैसे एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, इन सभी का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताता है। चलो आगे और हम लोग देखते हैं। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही क्या बोला गया? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी गैप बोला गया। इसको गैप क्यों बोला गया, ये देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक समान जो होंगे, यूनिफॉर्म, एंड कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? लगातार। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशन हैं सभी के द्वारा वो जनरली एक्सेप्टेड है। जैसे क्या क्या हो गया? अकाउंटेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, टैक्स ऑथोरिटीज़ हो गया, जो भी आपने अकाउंटिंग यूज़र्स पढ़ा, ठीक है, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो सभी अकाउंटिंग प्रोफेशन में ही आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अकाउंटिंग प्रोफेशन में जो भी है वो सभी इस रूल को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पब्लिक वगैरह नहीं आएगा, लेकिन मेजरली आपका मैनेजमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, अकाउंटेंट्स हो गए, ये सभी अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। तो इनके द्वारा जनरली ये क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। और ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। कुछ कॉमन ऐसे रूल्स हैं जो हर जगह क्या है? एक्सेप्टेबल है। दीज रूल्स आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। इसी रूल्स को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्रिंसिपल्स हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्वेंशन हो गया, पॉस्टुलेट्स हो गया, एजम्पशंस हो गया, एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स बार बार मॉडिफाई भी होते रहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। इसमें और हमारा बात आया कि द टर्म प्रिंसिपल हैज़ बीन डिफाइंड बाय AICPA। AICPA के द्वारा क्या प्रिंसिपल, ये किस तरह से डिफाइन किया गया है, क्या बोला गया? अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन। यानी एक जनरल रूल है जो अडॉप्ट किया गया है। अडॉप्ट किस लिए किया गया है? कि एक्शंस को गाइड करे। कौन से एक्शंस को? तो अकाउंटिंग एक्शंस को। जो भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं या समराइज करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है जितने भी अकाउंट्स का, वो हर एक चीज़ों के लिए जनरल रूल यहाँ पे हमारा डिफाइन किया गया। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
refers to rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transaction. जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए ये रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशन होते हैं उनके द्वारा। किस वजह से? तो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है कि एक जैसा रहे। अब जैसे समझो कि एक जैसा होना क्यों है, क्यों एक जैसा यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है। तो अब एक कंपनी, मान लेते हैं किसी एक कंपनी का अगर हम बात करें, वो एक कंपनी और फिर क्या हो जा रहा है कि कोई दूसरी कंपनी है, कंपनी बी, ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी, इन सभी का अगर हम बात करें, कंपेयर अगर करना हो एक दूसरे से कि किस तरह से इनका रिपोर्ट है, क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, अगर कंपैरिजन करना हो तो कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे? कंपैरिजन होने के लिए समानता होना ज़रूरी है, यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए बहुत सारे चीज़ों में हमारा यूनिफॉर्मिटी, अगर हम खुद के ही जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए, बैलेंस शीट हो गया, तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ हमारा यूनिफॉर्म अगर नहीं रहेगा तो हर साल अलग अलग ही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट अलग अलग तरीके से आएगा और उसको हम लोग कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है। For example, one of the important rule is to record all transaction on the basis of historical cost. एक जनरल रूल है यहाँ पे क्या कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही सभी एसेट्स को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, विच इज़ वेरीफाइबल फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स सच एज कैश रिसिप्ट फॉर द मनी पेड. दिस ब्रिंग्स द ऑब्जेक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेक अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर एक्सेप्टेबल टू वेरियस यूज़र. अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कोई बायसनेस यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही कॉस्ट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैश रिसीट हो रहे हैं, पेमेंट हो रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है यूनिफॉर्म नेचर में, इसी के वजह से वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए इसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है. और क्या बातें इसमें कही गई, तो इसमें और बातें कही गई आपकी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, यूजेस और कस्टम्स, statements by individuals and professional bodies and regulation by government agencies have general acceptability among most accounting professionals. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जनरल गाइडलाइन है जो पास्ट एक्सपीरियंस से लिया गया, यूजर्स से लिया गया, कस्टम्स जो फॉलो आते रहा है उसके अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट बाय इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया उसको भी इसमें यूज़ किया गया है, और ये जनरली सभी के द्वारा क्या है, एक्सेप्टेड हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशंस हैं तो मोस्टली सभी के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो एक्सेप्टेड होंगे. However, the principles of accounting are not static in nature. Static यानी स्थिर नहीं है यहाँ पे, ये these are constantly influenced by changes in the legal, social and economic environment as well as the needs of the users. ये समय समय पे क्या होते रहता है, चेंज भी होते रहता है, एक जैसा एक समान ये नहीं रहता है हमेशा, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही अब हमेशा के लिए होगा. जिस तरह से लॉ चेंज हुआ, जिस तरह से सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और यूज़र्स का नीड भी चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका चेंजेस, इसमें चेंजेस भी आते रहता है. These principles are also referred as concept and convention. इसे कॉन्सेप्ट और कॉन्वेंशन भी कहा जाता है. तो दो बात यहाँ पे आया, दो वर्ड आया, एक तो बोला गया कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्वेंशन. तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द नेसेसरी एजम्पशंस एंड आइडियाज़. यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है, एजम्पशंस या फिर आइडियाज़, थॉट्स हैं विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो बेस है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस का बेस है कुछ एजम्पशन, तो उसे कॉन्सेप्ट कहा गया. और कॉन्वेंशन किसे कहा गया, तो कॉन्वेंशन कॉनोट्स कस्टम और ट्रेडिशंस एज अ गाइड टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट. कुछ कस्टम्स ये जो फॉलो होते रहे हैं हमेशा से, जो चीज़ें चलती आई हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो कन्वेंशन कहा जाता है कस्टम्स के अकॉर्डिंगली, कि स्टार्टिंग से इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है. तो कस्टम जैसे ट्रेडिशंस को बोला जाता है ना कि ये रिचुअल है, ये होते आया है और ये होते रहेगा. जैसे रिचुअल होता है
हर एक कल्चर में ऐसा रिचुअल होता है, डेथ यहाँ पे बर्थ रिचुअल होता है लोगों का, और डेथ रिचुअल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेडिशन कि बर्थ के बाद ये चीज़, ये सभी चीज़ें होंगी बर्थ के साथ, फिर डेथ के टाइम पे ये सभी रिचुअल्स होते हैं, तो वो ट्रेडिशन और कस्टम उसी तरह से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में भी यहाँ पे होते हैं, उसे कॉन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस तरह के होने चाहिए। सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो मैन मेड होते हैं। दूसरा, दीज आर फ्लेक्सिबल, समय समय पे लॉ जैसा चेंज हो रहा है, सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहता है। सो दीज आर फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, तभी तो कंपैरिजन करने में आसानी होगा, अदरवाइज कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक कंपनी को दूसरे कंपनी से नहीं कंपेयर कर पाएंगे, अपने पास्ट परफॉर्मेंस को करेंट परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट होना जरूरी है, इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। रेलेवेंस, तो रेलेवेंसी होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, यानी रेलेवेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रेलेवेंस का मतलब प्रॉपर हमारा क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट से, यहाँ पे रेलेवेंसी होना चाहिए कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बेस पे ये बना है या नहीं बना है, ठीक है। जैसे वाउचर्स का यूज़ किया जाता है जर्नल से पहले, बिना वाउचर का हमारा क्या होगा, जर्नल एंट्रीज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ट्रू एंड फेयर विदाउट एनी बायसनेस। फिजिबिलिटी, ये फिजिबल होना चाहिए, यानी कि पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हम बात बोल रहे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट शुड बी पॉसिबल। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल होना चाहिए हमारा करंट सिचुएशन में, और सिंपल भी होना चाहिए प्रिंसिपल। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स थे। अब हम लोग आते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग देख रहे थे, और दूसरा कॉन्वेंशन, इसके बारे में स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा। तो कॉन्सेप्ट या अजम्पशंस क्या हो गया, इट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए फाउंडेशन हमारा प्रोवाइड करता है, जैसे रिकॉर्डिंग के लिए, क्लासीफाइंग के लिए एक बेस प्रोवाइड किया। द कॉन्सेप्ट गाइड हाउ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है, ये हमें बताता है, गाइड करता है। देखो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन ये भी नहीं है, ये गाइड कर रहा है एक तरीके से। नो इंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। कोई भी तरह का इंटरप्राइज जो हो वो बिना इस कॉन्सेप्ट के ये क्या होगा, अपना रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, प्रिपेयर नहीं कर सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉस्टुलेट्स, ये ध्यान में रखना है कि इसको पॉस्टुलेट्स भी कहा जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पॉस्टुलेट्स भी कहा जाता है। वहीं अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, तो बेस्ड अपॉन कस्टम, यूजेज एंड जनरल अग्रीमेंट। कुछ कस्टम, यानी कस्टम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कस्टम का मतलब हो गया कि वो ट्रेडिशन के तरह चलता आया है, स्टार्टिंग से वो फॉलो होते आया है, यूज़ होते आया है, इसी के वजह से उसे अभी भी फॉलो करना है, उसे डॉक्ट्रिन्स भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को बेसिक माना गया, फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और जिसमें इसमें से कुछ एक आपके क्या होंगे जो कन्वेंशंस का भी रूप लेंगे, ठीक है, कन्वेंशंस को भी वो डिफाइन करेंगे। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट्स ही मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जितने भी है वो ध्यान से आप पढ़ो, और उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो फीचर्स वगैरह नेसेसरली जल्दी पूछे भी नहीं जाते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अगर देखो तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको क्वेश्चंस को अलग तरीके से करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ट्वेल्थ, ठीक है। तो 11th-12th के कंपैरिजन में ग्रेजुएशन में कुछ अलग तरह से हमारा सेम ही क्वेश्चन होगा, तो आंसरिंग अलग होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि कैसे ग्रेजुएशंस में आंसर किए जाते हैं। और 12th लेवल पे तो डायरेक्ट, 11th-12th लेवल पे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या केस बेस भी पूछा जा रहा है, तो सिंपल वर्ड्स में और कम शब्दों में ही लिखना होता है,
लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा हमें लिखना रहता है। सेम क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स या 20 मार्क्स का आ रहा है तो 4 टू मिनिमम 5 पेजेस तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि बिजनेस जो है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। बिजनेस हमारा क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा इनडेफिनिट पीरियड तक, जब तक ये बंद नहीं हो जाता है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है बिजनेस को, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज बिजनेस और डाउन साइज इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि बिजनेस हैज़ अ लॉन्ग लाइफ, और इसके अकॉर्डिंगली ही हमारा बिजनेस का एक लंबा समय होता है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम में क्या होता है, एस्टिमेटेड लाइफ यूज़ किया जाता है एसेट का, एस्टिमेटेड लाइफ एस्टिमेट किया जाता है। तो हर एक चीज़ का एस्टिमेशन चलता है। फ्यूचर के चीज़ों को हम लोग आगे क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं कि फ्यूचर का कोई पार्ट है, पास्ट का कोई पार्ट है हमारा, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट भी होता है। ठीक है, प्लस माइनस, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, इन सभी चीज़ों को प्लस माइनस भी हम लोग करते हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस हैज़ अ लॉन्ग लाइफ, बिजनेस हमेशा हमारा चलता रहेगा, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि बिजनेस को बंद करना है नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो जाता है, कंसिस्टेंसी हो गया लगातार, कोई चीज़ हमारा क्या हो जा रहा है, लगातार हो रहा है, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बात किया गया कि किसी भी मेथड्स को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हर साल चेंज नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है कुछ। ठीक है, एक जो हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है उसे साल दर साल हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेम चीज़ों को अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेजरली दो तरीका होता है, ऐसे तो काफ़ी तरीके होते हैं लेकिन मेजरली दो तरीका होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड इसको कहते हैं। तो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर हम यहाँ पे WDV मेथड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हर साल हमें यही मेथड को क्या करना है, अप्लाई करना है। मेथड अपडेट नहीं कर सकते, चेंज हमें नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साल हम ये किए फिर SLM किए फिर कोई तीसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर हमारे पास रिपोर्ट होना चाहिए, या फिर हमारे बिजनेस में वो हम चेंज क्यों कर रहे हैं प्रॉपर उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। या एक और भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का रूल ही आ गया कि अगर ये चेंज कर देना है, जैसे गवर्नमेंट का रूल आ गया कि SLM से यूज़ करना है या SLM यूज़ कर रहे थे तो WDV से यूज़ करना है, तो उस केस में हम चेंज कर सकते हैं ये। लेकिन इन जनरल जो भी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमने अडॉप्ट किया है तो साल दर साल हमें उसे क्या करना है, कंटिन्यू करना है, उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम when it is entered into and not when the settlement takes place। अब बात समझो यहाँ पे क्या बोला गया अक्रूवल कॉन्सेप्ट में। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में बोला गया कि जिस भी समय हमारा ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हो चुका है तो हमें रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे कैश आया चाहे नहीं आया। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेटलमेंट जब हो रहा है उस दिन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, हमें पहले ही रिकॉर्ड कर लेना है, यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, आज हमने क्रेडिट पे उधार में हमने सामान सेल किया, तो अब ये यहाँ पे नहीं देखना है कि जब पैसा आएगा, जब कैश आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो पैसे का तो चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सेल का आज ही रिकॉर्ड करना है हमें। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में ये नहीं देखा जाता है कि हमारा कैश पेमेंट हुआ या कैश रिसीव्ड हुआ या नहीं। अगर कोई भी हमारा इनकम या एक्सपेंस या कोई भी ट्रांजैक्शन जिस दिन भी हुआ, जिस समय भी हुआ, हमें रिकॉर्ड कर लेना है, हमें उसके सेटलमेंट तक वेट नहीं करना। ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो ये तीन आपका क्या हो गया, फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें से कंसिस्टेंसी को कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, कन्वेंशन में कंसिस्टेंसी भी आएगा, ये ध्यान में रखना आप। अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अब कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब ये क्या है, तो यहाँ पे आप समझो, मैं हमेशा जब भी बिजनेस
अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ या फिर बिजनेस के ही बारे में बताता हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में भी आप कहीं ना कहीं इसका आप जिक्र देख ही लोगे, सुन ही लोगे। तो देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, दो पार्ट, एक है बिजनेसमैन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेसमैन एंड बिजनेस ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। अलग अलग एंटिटी कहने का मतलब क्या हो गया, एंटिटी का मतलब होता है पर्सन। तो लॉ के अकॉर्डिंगली दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है जिसका बर्थ भी होगा और डेथ भी होगा और वो नेचुरल प्रोसेस है, और दूसरा क्या हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो बिजनेस रजिस्टर होती है तो उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग पर्सन हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग में इसका कैसे यूज़ होगा, तो आप देखो क्या हो गया कि बिजनेस में बिजनेस का जो खर्च है वो बिजनेस में जो भी खर्च हो रहे हैं और जो ओनर अपना पर्सनल खर्च कर रहा है, दोनों का खर्च अलग अलग रिकॉर्ड होगा। यानी ओनर का जो खर्च है वो बिजनेस में कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए ओनर अगर निकाल रहा है बिजनेस से तो उसे ड्राइंग कहते हैं और वो भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, वो जो भी एडिशन कर रहा है उसे कैपिटल का रूप दे रहे हैं और कैपिटल को हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी मानते हैं। तो इस तरह से बेसिकली क्या हो गया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा कहला जाता है कि बोथ हैंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, बिजनेस एंड बिजनेसमैन। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अगर पैसे के रूप में होंगे, जिसको हम लोग पैसे में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, पैसे के रूप में से हम मेज़र कर सकते हैं, तो अगर हम मेज़र कर पाएँ किसी भी ट्रांजैक्शन को पैसे के रूप में, कैश के रूप में, ठीक है, या मनी के रूप में, तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे सेल हुआ, कैश सेल हुआ, कैश सेल 500 का तो रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल हमारा नहीं भी हुआ, अगर मान लेते हैं कि क्रेडिट सेल हुआ 200 का तो क्रेडिट सेल को भी रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे मनी का मतलब कि कैश में होना जरूरी नहीं, मेज़र कर पाए हम उसे मनी में। ठीक है, तो जैसे हमारा सेल हुआ क्रेडिट में ही 200 रुपये का, तो 200 रुपया मनी के टर्म्स में तो मेज़र हो गया ना। ठीक है, तो जो भी मनी के टर्म्स में मेज़र हो जाएगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे सपोज़ कि क्या हो गया कि 5 पार्टनर थे, 5 पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें से एक का डेथ हो गया, ये भी एक तरह का क्या हुआ, इवेंट हुआ। ठीक है, लेकिन वो इवेंट हमारा फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, मनी में उस इवेंट को मेजर नहीं किया जा सकता है, दैट्स वाई इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को मेज़र करना है, मतलब यानी लिखना है जो क्या होंगे, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब देखो अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस हैज़ अ लॉन्ग लाइफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखेंगे कि जब बिजनेस बंद होगा तभी हम सभी कुछ करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, या एसेट और लाइबिलिटीज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ऐसा फिर हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, ये जो लंबा सा समय है उसे पीरियड्स में बांट दिया गया है। कितने मंथ्स के, तो 12 मंथ्स के पीरियड में बांट दिया गया, 12 मंथ्स के पीरियड इक्वल इंटरवल में बांट दिया गया है। और जो हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, तो वो दो तरह का हो जाता है, एक आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है या कैलेंडर ईयर हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब, 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, और वहीं कैलेंडर ईयर जो है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी हम अपनाएं, चाहे हम फाइनेंशियल ईयर अपनाएं या कैलेंडर ईयर अपनाएं, तो अकाउंटिंग पीरियड को बांट दिया गया है 12 मंथ्स के इक्वल इंटरवल में। तो जो भी हमारा रिकॉर्डिंग होता है इस 12 मंथ्स के अकॉर्डिंगली ही रिकॉर्ड होता है। दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या फिर इसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं।
नेक्स्ट आगे देखते हैं और कौन कौन सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। अब यहाँ पे बात समझो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक मशीन है, ठीक है। ये मशीन को हमने क्या किया, ये मशीन को हमने खरीदा। सपोज इसका जो प्राइसिंग है वो 1000 पड़ा, ठीक है, 1000 इसका प्राइसिंग पड़ा। अब इस मशीन को मान लेते हैं ये बहुत बड़ा मशीन है, अब सपोज कर लो कि मेरे पास उतना बड़ा मशीन नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक मशीन है और इसे लाने में कैरिंग कॉस्ट लगा, ठीक है। फिर उसे इंस्टॉल करने में इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा। अब ये 1000 में हमने क्या किया, परचेज़ किया दुकान से, तो हमने 1000 में परचेज़ किया, उसको लाने में और इंस्टॉल करने में एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ हमारा लग गया, ठीक है, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए। अब ये 200 रुपये एक्स्ट्रा हमारा जो खर्च हुआ, तो अब यहाँ पे हमें जो रिकॉर्ड करना है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, यानी जितना हमारा पुट टू यूज़ तक लगा है वो। यानी अब मशीन का वैल्यू अगर कोई भी पूछे या फिर हमें रिकॉर्ड करना है तो 1200 पे रिकॉर्ड करेंगे। यही है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जितना उसको पुट टू यूज़ तक जो खर्च लगा है उस पर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जितना में बस उसको हम लोग पे किए खर्च हुआ है। ये 200 रुपये भी क्यों खर्च हुए, जस्ट बिकॉज कि ये 1000 खर्च हुआ है, ये मशीन हमने ख़रीदा है, इसके वजह से 200 रुपये खर्च हुए हैं। ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डुअलिटी कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था, या अकाउंटिंग इक्वेशन का ही, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो नियम है ये डुअल एस्पेक्ट पे ही बेस्ड होता है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस में, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, और हमेशा डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। जैसे क्या हो गया, एग्जांपल अगर देख लें हम लोग तो मशीनरी परचेज ऑफ ₹2000 का मशीनरी अगर खरीदा गया तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000, तो 2000 डेबिट हुआ और 2000 क्रेडिट हो गया। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का एक इक्वेशन भी दिया गया जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू rather than कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। तो जो भी हमारा इनकम हुआ, ठीक है, जो भी इनकम हुआ तो उसे हमें मैच करना है किस चीज़ों से, एक्सपेंसेस से, जो भी हमारा खर्च हुआ है। द एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि हमारा रेवेन्यू जो हुआ, जो मेजर रेवेन्यू हमारा सेल्स हुआ, कि हमने सामान को खरीदा, ठीक है, और सामान को खरीदा बोल रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या किया, सामान को सेल किया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेजर कोई भी बिजनेस का जो इनकम का सोर्स है वो सेल है, ठीक है। तो सेल से हमारा 1,00,000 रुपीज़ आया, ठीक है, 1,00,000 रुपीज़ आया। अब आप यहाँ पे देखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ये सेल्स आ जाता है, उसके बाद जो जो खर्च हैं वो हमें मैच करना होगा, खर्च को हमें एडजस्ट करना होगा कि ये खर्च हुए क्यों। अब जैसे डेप्रिसिएशन को भी हमें इस रेवेन्यू से एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी एक्सपेंसेस है उसे मैच करना है इस साल के रेवेन्यू से, कि वो जो रेवेन्यू हुआ, ये जो सेल हुआ, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से खर्च हैं उस साल के, ठीक है। चाहे हमें रेंट पे करना पड़ा तो ये क्यों, सेल्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसके वजह से, तो वो रेंट को हमें इससे मैच करना होगा। फिर उसके बाद हमें मैच करना है डेप्रिसिएशन को, उसके बाद हमें सैलरी पे किया, तो ये सभी खर्च क्यों हुए हैं और किससे रिलेट करते हैं, तो उस साल के रेवेन्यू से रिलेट करते हैं। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि जो भी जिस साल का खर्च हुआ उसे हमें उस साल के इनकम से मैच करना है, रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश आया चाहे कैश गया, ठीक है, चाहे कैश नहीं आया चाहे कैश यहाँ पे क्या हो गया,
पे ही अभी नहीं हुआ है। तो कैश रिसीव हुआ या पेमेंट हुआ इससे मतलब नहीं है, हमें रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजैक्शन, उस साल का जो ट्रांजैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें रिकॉर्ड तो करना ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें कहा जाता है जिस भी दिन ट्रांजैक्शन क्या हुआ हमारा एंटर हुआ उसी दिन हमें क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, उसी दिन हमें रिकॉर्ड कर लेना है। एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, हमारा क्या हो गया कि रेवेन्यू का यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसे क्या बोला जा रहा है, रेवेन्यू इज कंसिडर टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। चाहे हमें पैसा मिले या ना मिले, हमने आज सेल किया, सेल कैसे किया, तो क्रेडिट में सेल किया। ठीक है, तो क्रेडिट में अगर हमने सेल किया है तो यहाँ तो कैश तो आया नहीं, फिर भी हमें इसे रिकॉर्ड करना है, यानी रेवेन्यू रियलाइज हो चुका है। हमें वेट नहीं करना है कि कैश कब मिलेगा और उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, जिस भी दिन ट्रांजैक्शन एंटर हुआ, क्रेडिट सेल हुआ, उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। वेट यहाँ पे नहीं करना है कि जब कैश मिलेगा तो ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। और इसमें क्या बोला गया, एक बात और बोला गया कि रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसीट ऑफ द अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट। दोनों अलग अलग बातें हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना और पैसे आना। जैसे मान लेते हैं आप कहीं पे क्या कर रहे हो, सैलरी मतलब कि आप जॉब कर रहे हो, तो आपका जो सैलरी है 1 महीने का भी मिला नहीं है, तो रेवेन्यू यानी इनकम आपका बन चुका है, 1 महीने का इनकम बन चुका है, बस मिला नहीं है। तो जिस दिन मिलेगा वो हो गया रिसीविंग कैश, और जिस दिन 1 महीना पूरा हो गया वो हो गया उस डेट को आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। वही बात है यहाँ पे कि रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड रिसीट ऑफ अमाउंट दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे जिस भी दिन रिकॉग्नाइज होगा हमें उसी दिन क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेने हैं। जिस दिन सेल हुआ, चाहे क्रेडिट ही हुआ, पैसा आया चाहे नहीं आया उससे मतलब नहीं है, रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होनी चाहिए शुड बी इन ऑब्जेक्टिव मैनर दैट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायसनेस यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, यानी अकाउंटेंट अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपने पर्सनल बायसनेस से रिलेट नहीं करना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होगा, तो हर एक ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है, और उसके अकॉर्डिंगली उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अब हमारे कुछ कन्वेंशंस हैं। एक कन्वेंशन तो हमने कंसिस्टेंसी पढ़ ही लिया था। अब यहाँ पे एक है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बोला गया कि दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज। यानी यहाँ पे क्या बोला गया, जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अकाउंट से रिलेटेड, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। जितने भी अकाउंटिंग यूज़र्स हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं, उनके बीच में हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, फुल डिस्क्लोज़र। जिस बातों को मान लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो नीचे में फुट नोट के तौर पे या नोट्स टू अकाउंट के तौर पे हम लोग नीचे में लिखते हैं और नीचे में उसका डिटेल्स देते हैं। यानी ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रिवील्ड और डिस्क्लोज्ड। ठीक है, जितने भी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, वो जितने भी अकाउंटिंग यूज़र्स हैं, उन सभी को क्या करना है, सभी के बीच में डिस्क्लोज करना है। तो कैसे डिस्क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्क्लोज करेंगे, वो तो वही देखते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर का ही थोड़ा सा है, यहाँ पे एक्सेप्शन बोला गया कि इट इज़ एन एक्सेप्शन टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में बोला कि सभी चीज़ों को डिस्क्लोज कर देना है, यानी लेकिन वो भी सिग्निफिकेंट। तो वही बात बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूज़र नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। यानी कि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में बोला गया कि ओनली मटेरियल फैक्ट्स, यहाँ पे क्या बोला गया, ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, नॉट द इनसिग्निफिकेंट या इमटेरियल इंफॉर्मेशन। इमटेरियल इंफॉर्मेशन हमें रिवील करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी मटेरियल यानी इम्पॉर्टेंट है उसे रिवील करना है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि अब बिज़नेस में एक मशीनरी
परचेज़ किया गया, नया मशीनरी परचेज़ किया गया, तो अब ये डिस्क्लोज़ करना तो ज़रूरी है। लेकिन अब एक बिज़नेस में एक पेन ख़त्म हुआ और नया पेन आया, ठीक है, एक नया पेन आया, अब 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का एक नया पेन आया। अब उन सभी को अगर हम डिटेल्ड में रिकॉर्ड करने लगे या डिस्क्लोज़ करने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन सभी को छोटे छोटे एक्सपेंसेस को पेटी कैश एक्सपेंस का नाम दे दिया जाता है, छोटे छोटे खर्च को, ठीक है। तो उसी तरह से इनसिग्निफिकेंट जो बिजनेस से रिलेट भी नहीं करते हैं या इममटेरियल फैक्ट्स हैं उसे डिस्क्लोज नहीं करना है। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो इसको प्रूडेंस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है इसमें बोला गया all anticipated losses should be recorded in the books of account but all anticipated or unrealized gains should be ignored। यहाँ पे क्या बात कहा गया है कि जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, एस्टिमेट हम कर पा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आगे लॉस होगा, तो उसे हमें आज ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब जैसे हम आज के डेट में हम क्या किए, मशीन खरीद के लाएं, हमारा बिजनेस मशीन खरीदा, तो मशीन तो खरीद लिया हमने, लेकिन आज ही पता चल रहा है अब क्या कि 1 साल के बाद इसका वैल्यू घट जाएगा, या फिर कुछ सालों के बाद इसका मशीन का वैल्यू 5 साल है, 5 साल के बाद ये मशीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा। तो आज ही से हम प्रोविज़न करना स्टार्ट करेंगे। या हम सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल किया हमने, और जो भी डेटर है तो हमें लग रहा है कि ये डेटर तो इस बार पैसा नहीं देगा, अब ऐसा लग रहा है, तो अब उसके लिए भी प्रोविज़न करेंगे। तो जो भी प्रोविज़न हम पहले ही से इंतज़ाम करते हैं, पहले से ही कुछ पैसे निकालते हैं उस लॉसेस को बियर करने के लिए, ठीक है। तो वो लॉसेस को एंटिसिपेट अगर हम कर रहे हैं तो उसे आज ही रिकॉर्ड करना है प्रोविज़न के नाम पे। लेकिन आज अगर हमें पता चल रहा है फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, उसे इग्नोर करना है, गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है, लॉसेस को ही क्या करना है, हमें एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, क्योंकि लॉस से हमारा बिजनेस काफ़ी अफेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इसका क्विक रिकैप अगर हम लोग देख लें, आप इसको देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें आपका डिटेल दे रखा है, ठीक है, कि पीरियड कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ठीक है, पीरियड कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मनी मेजरमेंट क्या है, रियलाइजेशन क्या है, सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे मैंने एक समराइज वे में कर दिया है। तो ये आपका अकाउंटिंग कॉन्वेंशन और कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर हुआ, प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर हुआ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।